अब ये वो मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी दी है, मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी दी है। उसके अंदर जो मेरा आज का रफड़ा है, जो आज का मसला जो हमने डिस्कस करना था, वो तो बेसिकली ऑटोम्यून लंग्स डिजीज, कि आपका अपना, देखें वो तो मुख्तलिफ आर्गन की, लंग्स की अपनी बीमारी, मुख्तलिफ वजूहात की बीमारियां। अब एक और मुसीबत आन पड़ी है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ हो गया है और उन्होंने लंग्स पे अटैक कर दिया। सारे मामलात ठीक हैं, फेफड़े भी ठीक थे, दिल भी ठीक है, गुर्दे भी ठीक हैं, कोई एलर्जी भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, किडनी भी ठीक है, लिवर भी ठीक है। अब क्या हो गया, जो आपका इम्यून सिस्टम था, जो वाइट ब्लड सेल जो आपको डिफेंस करना था जिन्होंने, उसके अंदर एक बी सेल होता है जिसने एंटीबॉडी बनानी थी, वो एंटीबॉडी जो बनती है, वो एंटीबॉडी जो है वो बजाय बीमारी के खिलाफ भी लड़ेगी और आपके फेफड़ों पे अटैक भी। तो कितना, अगर आप इसको ध्यान से, आप इसको गौर से समझें, पढ़ें, तो यार मैं तो महजूज होता हूँ। फिर जब आप पेशेंट ठीक करते हैं, फिर आप जब वेंट से उतारते हैं, फिर आप जब ऑक्सीजन से उतारते हैं, तो फिर मज़ा आता है। और होम्योपैथी दुनिया की वाइज साइंस है जिन सारे कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करती है। आप बाद दफा चले जाए ना दूसरे सिस्टम में, वो कहते हैं अब बस एंड है, अब इंटस्ट्रियल इंटस्ट्रियल सेल डिजीज हो गई है, अब इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं। अब फेब्रोसिस हो गया, अब इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं। तो जब ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी तो कहेंगे जी अब तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया। ऑटोइम्यून डिजीजेस में वो जो मैंने आपको बताया कि इसमें अब ऑटोइम्यून डिजीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हमने पढ़ा था, उसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको होता है वो भी एंटीबॉडी जो है ना फेफड़ों पे अटैक कर देती है। आप कहेंगे जी ये तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस बंदे के तो फेफड़े, जिस बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये ध्यान में रखें कि उसको उसके फेफड़े मुतासर हो सकते हैं। जिस बंदे को एसएलई है, एसएलई सिस्टेमिक लूपस ऐसी बीमारी है, ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज है कि ये मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व करती है, जोड़ इन्वॉल्व करती है, स्किन इन्वॉल्व करती है, फेफड़े भी इन्वॉल्व करती है। मैं इसको आगे हम जाके पढ़ेंगे। जिसको एसएलई लेबल है उसके लंग्स डैमेज होंगे, उनको डिफिकल्टी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। पोलीमायोसाइटिस है एक, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इसके अंदर भी फेफड़े मुतासर होते हैं। डर्माटोमायोसाइटिस है, स्किन की एक डिजीजेज हैं, इसके अंदर भी फेफड़े मतलब। सोरेजन सिंड्रोम है, इसके साथ भी फेफड़े मुतासर होते हैं। तो ये वो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, जिस बंदे को ऑटोइम्यून डिजीजेज होगी उसका लंग्स भी मुतासर होगा। आगे चलें। और अजब कॉजेटिव फैक्टर खत्म नहीं हुए। जिस बंदे ने कीमोथेरापी ली, हिस्ट्री में कैंसर था, उसने कीमोथेरापी ली, उसके साथ भी ऑटोइम्यून लंग डिजीज हो सकता है उसको। उसका फेफड़ा किसने खराब कर दिया? कीमोथेरापी ने खराब कर दिया। मेथोट्रेक्सेट एक मेडिसिन है जो ज्यादातर जोड़ों के दर्दों के लिए और स्किन के लिए, सोराइसिस के लिए यूज होती है। ये भी एंटी कैंसरियन मेडिसिन है। अब कीमोथेरापी मोस्ट कॉमनली कौन सी ज्यादा हो रही है? साइक्लोफॉस्फेमाइड हो रही है और विल्कस्टाइन हो रही है। कॉमन दो कीमोथेरापी बहुत ज्यादा हो रही हैं। और ये
हमारे पास जो कीमोथेरापी से लोग ख़राब हुए हुए आते हैं, हमने ये दोनों दवाइयाँ जो है ना, ये एलोपैथी की पोटेंटाइज होके आ गई हैं, हमारे पास है, हम इसको यूज़ करते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड होगी और विंकस्टाइन होगी, जिसकी लिस्ट हमने आगे दी हुई है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कॉजेटिव फैक्टर में है कि ये ड्रग कॉजेटिव फैक्टर है, ये ड्रग कॉजेटिव फैक्टर है जिसने फेफड़ों को मुतासर करना है। उसके बाद देखें मेथोट्रेक्सेट है, मेथोट्रेक्सेट भी हमारी पोटेंसी में आई हुई है, हम उनको देते हैं। इसलिए इम्यूनोडोरोन है, मैक्रोबाइड है, ये वो कॉजेटिव फैक्टर है, ड्रग कॉजेटिव फैक्टर। जैसे नक्सफमीका है, पल्स है, एलोज है, ठीक है ना। वो कहता है आपने मरीज का देखना कि इसका काम क्या करता है। ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है। एक बंदा केमिकल किसी ऐसे कारखाने में, जैसे सीमेंट के धुएं के कारखाने में, किसी एब्स्टॉस से बनती हैं उसके कारखानों में काम करते हैं, किसी गैस में, फ्यूम में से, तो नहीं इसके लंग्स खराब हो रहे हैं। ये जो लोग ये घरों में रंग करते हैं, ये पॉलिश करते हैं, इन कारखानों में काम करते हैं, केमिकल्स के कारखानों में, उसका ऑक्यूपेशनली रीजन भी आपने जानना है। ये जो गाड़ियों का रंग करते हैं, स्प्रे मार होते हैं, तो सारा रंग ही अंदर जा रहा होता है, उसके फ्यूम जा रहे होते हैं, तो आप उसको नहीं जज करेंगे। इसलिए जब आप केस टेकिंग आप लिखते हैं, आप जब लिखते हैं, नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, एज क्या है, रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, ये इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है कि आपने उसका प्रोफेशन पूछना है, उसका एड्रेस पूछना है, उसका नाम पूछना है, उसकी उम्र पूछनी है, उसके वालिद का नाम इसलिए पूछना है कि कल दूसरा मरीज हो तो कहीं ना हो कि आप नूरे की दवाई एक कौन नूरे को दे दें, तो ये भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर वालिद नाम, सेक्स डिटरमिन भी करना होता है, मेल एंड फीमेल, ये 2-4 चीज़ें तो ऊपर ही लिखी होती हैं। पेशे का पूछना बड़ा जरूरी है। अक्सर लोग जो है ये जो स्प्रे करते हैं घरों में, मच्छर मारने वाले दूसरे, इससे लोगों की डेथ हो जाती है। तो उसका प्रोफेशन जानना बड़ा ज़रूरी है, और इस प्रोफेशन की वजह से आपके पास हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है होम्योपैथी का, ऐसा मटेरियल मेडिका है हमारा होम्योपैथी का, हमारा इतना अच्छा थेराप्यूटिक्स है होम्योपैथी का, इन सारी कॉजेटिव फैक्टर पे हमारे पास मेडिसिन है। कभी किसी ने को आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने वो दवाइयों पे तो लेक्चर दे देते हैं, फिलॉसफी देते हैं, इस तरह का लेक्चर मेंटेन करना, बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वही कर सकता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, जहाँ जो लेक्चर देते हैं उनकी प्रैक्टिस कोई नहीं, और जिनकी प्रैक्टिस है वो लेक्चर नहीं देते, क्योंकि वो उसका काम चल रहा होता है, या तो वो बताना नहीं चाह रहा होता, या उसको समझ नहीं होती, मरीज तो ठीक हो रहे होते हैं। लेकिन टीचिंग वो बंदा कर सकता है जिसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज, वो आपको सही समझा सकता है, उसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। तो ये चूंकि हम तो रोज़ की हमारी प्रैक्टिस है, हम तो इस तरह करते हैं। ये मैं नहीं क्लेम करता कि मैं बहुत अच्छा लेक्चर देता हूँ, लेकिन मेरा लेक्चर सारा साइंटिफिक ही होता है, थ्योरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। हम एनाटॉमी भी समझते हैं, हम फिजियोलॉजी भी समझते हैं, फिर उसकी पैथोलॉजी। मैंने आपको लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया, उसका फंक्शन दिखाया, फिर उसकी खराबी के कॉजेटिव फैक्टर, फिर हम उसको दुरुस्त कैसे करेंगे हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी। रेडिएशन, रेडिएशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका लंग्स, बॉडी का कोई भी निज़ाम मुतासर हो सकता है। आगे चलें जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं
कि वो कहते हैं आइडियोपैथिक हो सकती हैं। बड़ा कॉज फैक्टर तो खुदा ने जो बीमारी पैदा की उसकी कोई ना कोई वजह पैदा की। ये आपने तलाश करना है कि आप उस वजह तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। वो कहते हैं आइडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस हो जाता है कि वो जो मैंने आपको स्पेस का बताया उसके अंदर एक ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि वो रिजिड हो जाता है और उसमें अंदर जो जो सांस खींचने की जो कैपेसिटी है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाती है, लिहाजा वो जो ट्रांसेक्शन होती है वो नहीं होती। एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है, सार्कोइड हो सकता है। सार्कोडोसिस एक बीमारी है, सार्कोडोसिस एक बीमारी है जिसमें आपके लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर जाते हैं। पूरी जो लिम्फ नोटिक एक पूरा निज़ाम है आपका, जैसे आपका ब्लड का सिस्टम है, जैसे आपका नर्वस सिस्टम है, इसी तरह हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम है जो पूरी बॉडी में इसी तरह एक जाल फैला हुआ है, उसके अंदर स्वेलिंग आ सकती है और उसको हम सार्कोडोसिस कहते हैं। क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो सकता है। तो ये वो आइडियोपैथिक कॉजेज हैं जो वो कह रहा है कि इसका हमें नहीं पता ये क्यों होता है। आगे चलते हैं जी। हार्ट डिजीज, रीनल डिजीज में आगे इसकी बात कर चुका हूँ।